तो चलते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न पर। और नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो अपना प्रश्न नंबर 3 स्टार्ट होता है। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र में AO बाई OC जो है वो BO बाई OD आपको दिया गया है 1/2 सेंटीमीटर, 1/2 तथा AB बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो DC का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे बताइए। दिया है दिया है AO बाई OC इज इक्वल्स टू BO बाई OD इज इक्वल्स टू 1/2। ये आपको गिवन है। ठीक है, तथा AB बराबर AB बराबर 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है DC का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ हमको सिद्ध करना है या ज्ञात करना है, लिख लीजिए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? DC। DC हमको ज्ञात करना है। अब हम लिखेंगे क्या? हल। हल में लिखेंगे चूंकि आपको गिवन है AO बाई OC इज इक्वल्स टू BO बाई OD इज इक्वल्स टू 1/2। हालांकि 1/2 से आपको मतलब नहीं, क्या इसी बात को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या कि AO बाई BO जो होगा आपका बराबर होगा OC बाई OD के। ये बराबर होगा 1/2। ये आपका इक्वेशन क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। अभी हम लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं कि एंगल आपका जो BOC होगा, एंगल BOC आपका बराबर होगा एंगल AOB के। या लिख सकते हैं कि एंगल AOB बराबर होगा एंगल DOC के। DOC के क्यों? क्योंकि ये दोनों जो एंगल हैं वो आपस में कैसे हैं? तो आप कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है। कोई दिक्कत? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अभी अगर हम कहें कि त्रिभुज AOB त्रिभुज AOB व त्रिभुज DOC में अगर हम बात करें तो आपका देखिए AO बाई OB मिला क्या? AO बाई OB AO बाई OB बराबर है किसके? AO बाई OB बराबर है किसके? तो आप कहेंगे OC बाई OD के। OC बाई OD के। और हम कह सकते हैं एंगल AOB तथा एंगल AOB बराबर है एंगल DOC के। एंगल DOC के। तो समझिए यहाँ पर अगर हम बात करें भाई, एंगल AOB DOC के बराबर है। तो आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज की यदि दो भुजाएं समानुपात में हों और उनके उनके मध्य बनने वाला कोण क्या हो? कॉमन हो। ठीक है, या सेम हो, बराबर हो, तो आप कह सकते हैं कि जो त्रिभुज AOB होगा, इसलिए त्रिभुज AOB जो होगा वो आपका समरूप होगा त्रिभुज OCD के। त्रिभुज OCD के किस रूल से? आप बता सकते हैं साइड साइड एंगल रूल से। ठीक है, साइड साइड एंगल रूल से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। और अगर समरूप हो जाएंगे तो मैं यहां से कह सकता हूं कि AB की संगत भुजा क्या है? CD। तो तीनों भुजाएं परस्पर समानुपात में होंगी। तो आप कह सकते हैं कि AB अपान CD, AB अपान CD। और यहां से कह सकते हैं क्या? AO बाई OC, AO बाई OC बराबर होगा BO बाई OD के, या OB बाई OD के। ठीक है, और यहाँ ध्यान दीजिए समीकरण 1 से आप लिख सकते हैं क्या? यहाँ चाहे तो आप एक्सप्लेन कर दीजिए ये बात हमने कहाँ से लिखा है। समीकरण 1 से लिखा है, और ये आपने ज्ञात किया है शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ भी लिख दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा? शीर्षाभिमुख
शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। और अगर आप इक्वेशन फर्स्ट से देखें तो ए ओ बाई बी ओ बराबर है ओ सी बाई ओ डी के, ये आपका 1/2 है, इसको आप 1/2 के बराबर रख दीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम पहले और चौथे से बात करें, प्रथम और चौथे को कंपेयर करें, ठीक है, ए बी बाई सी डी इज इक्वल्स टू 1/2, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ए बी बाई सी डी होगा वो भी आपका कितने के बराबर होगा, 1/2 के। ये ए बी है, ठीक है, ए बी बाई सी डी बराबर 1/2, और ए बी आपको पता है कितना, 5 सेंटीमीटर, वैल्यू पुट कर दीजिए, 5/CD इज इक्वल्स टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से हो जाएगा सी डी बराबर 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। यही बात आपसे पूछा गया था। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे का प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, इसका एक अथवा वाला भी प्रश्न है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी परस्पर बराबर होती है। तो इसको हम कैसे करेंगे समझिएगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई एक त्रिभुज है, कोई एक वृत्त है अपने पास, ठीक है, ये एक वृत्त है और इस वृत्त के बाहर एक बिंदु कोई पी है, जहां से वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं, एक तो आपका पी ए और दूसरा आपका पी बी खींचा गया है, ठीक है, ये स्पर्श बिंदु है पी बी, ठीक है, पी बी खींचा गया है। कह रहा है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शी परस्पर बराबर है। आपको दिखाना है कि पी ए ना पी बी के बराबर है। मैं मान लेता हूं कि इस वृत्त का जो सेंटर है वो ओ है, ठीक है। तो जो दिया है पहले आप लिख लीजिए, दिया है, दिया है, ये शायद हम लोग दूसरी बार प्रैक्टिस सेशन में ही कर रहे हैं प्रश्न, ठीक है। और ध्यान दीजिए कि आपके एग्जाम में प्रश्न रिपीट होने हैं, तो जो प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं वो आप शिद्दत से क्या करिए, बार बार उन्हीं पर प्रैक्टिस करिए, आपका एग्जाम निस्संदेह बहुत ही बेहतर जाने वाला है। दिया है वृत्त सी ओ आर, सी ओ आर के बाह्य बिंदु, के बाह्य बिंदु का बाह्य बिंदु ऐसा लिख लें, सी ओ आर का बाह्य बिंदु P से वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं, वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं PA व PB, PA व PB खींची गई है, ठीक है, वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं PA व PB खींची गई हैं, ठीक है, ये आपको गिवन है। आपको सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है कि ये जो दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई हैं ये आपस में क्या है, बराबर हैं। तो सिद्ध करना है PA जो है वो बराबर है PB का। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे कि बिंदु P को वृत्त के केंद्र से मिला देंगे, ठीक है, वृत्त के केंद्र से मिला देंगे यानी O से मैच कर देंगे, और आपका जो स्पर्श बिंदु A है वहां से हमने O को मिलाया और स्पर्श बिंदु B को भी हमने O से मिलाया। तो आपके पास दो त्रिभुज, एक तो एंगल POA और दूसरा POB हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अभी क्या, उपपत्ति। अगर उपपत्ति की बात करें तो उपपत्ति में हम लिखेंगे चूंकि OA जो होगा वो आपका PA पर लंब होगा तथा OB जो होगा वो आपका लंब होगा किस पर, PB पर। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं, कंडीशन लिख दीजिए, चूंकि वृत्त के केंद्र से वृत्त की स्पर्श रेखाओं को मिलाने वाली रेखा सदैव स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये बात आप लिख दीजिएगा, ठीक है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं, अतः त्रिभुज OAP, OAP व त्रिभुज OBP, OBP क्या होंगे, समकोण त्रिभुज होंगे। कैसे त्रिभुज होंगे, समकोण त्रिभुज होंगे, ठीक है। और समकोण त्रिभुज कैसे होंगे,
तो हम कह सकते हैं कि एंगल ओ ए पी जो होगा, एंगल ओ ए पी बराबर होगा आपका एंगल ओ बी पी के, ओ बी पी के, और ये दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। ठीक है, अभी हम बात कर सकते हैं क्या, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ए पी, ओ ए पी व त्रिभुज ओ बी पी में, ओ बी पी में हम क्या दिखा देते हैं, कुछ कंडीशंस दिखा देते हैं ओ बी पी में। अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ओ ए होगा वो ओ बी के बराबर होगा। बोलिए, ओ ए ओ बी के बराबर क्यों होगा, तो आप कहेंगे एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं और हम जानते हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या सदैव आपस में बराबर होती है, एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, इसलिए आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। दूसरी चीज मैं कह सकता हूं कि ओपी जो है ना, ओपी, ओपी जो है वो पी ओ के बराबर है। ये दोनों त्रिभुजों में क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन लाइन है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, और नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी आपका बराबर होगा एंगल ओ बी पी के, ओ बी पी के। ये क्या होगा, प्रत्येक समकोण है, प्रत्येक क्या है, समकोण है, इसलिए ये कोण क्या है, आपके बराबर हैं। और आप जानते हैं कि अगर किसी भी त्रिभुज की एक भुजा, दो भुजाएं आपस में बराबर हों और एक कोण बराबर हो, तो वो क्या हो जाएगा, परस्पर समरूप हो जाएगा। और इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ओ ए पी, ए पी आपका सर्वांगसम होगा त्रिभुज ओ बी पी के, त्रिभुज ओ बी पी के। किस रूल से, आप कहेंगे चाहे आरएचएस रूल बोल दीजिए, आपका राइट हैंडेड, ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, आरएचएस रूल से। ठीक है, आरएचएस रूल से ये क्या हो जाएंगे, अपने सर्वांगसम दोनों त्रिभुज हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं परस्पर क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आपका एपी होगा या पीए होगा वो आपका बीपी के बराबर होगा, या ऐसा लिख लीजिए कि पीए जो होगा आपका पीबी के बराबर होगा, पीए बराबर होगा पीबी के। और यही बात आपको प्रूव करनी थी। ठीक है, तो ये 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, अगर आप लगाएंगे तो 6 मार्क्स निस्संदेह आप गेन करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपका ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए जो होगा 1/tan a प्लस 1/cot a के बराबर होगा। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, एलएचएस लिख लेते हैं। एलएचएस अपना है कॉसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई सेक ए, सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, ये हो गया। कॉसेक को हम जानते हैं, कॉसेक को 1/साइन लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल, और माइनस साइन ए को एज इट इज छोड़ देते हैं। ठीक है, और सेक ए को हम 1 कॉस ए लिख सकते हैं, कॉस ए को कॉस ए ही लिखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर यहाँ पर हम साइन ए क्या करें, एलसीएम कर लें, तो साइन ए एलसीएम हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कितना, साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर अगर कॉस ए एलसीएम कर लें तो बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपने सर्वसंख्या पढ़ा है किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे कॉस स्क्वायर ए के, बाई कितना, साइन ए, मल्टीप्लाइड बाई 1/कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, बाई कितना, कॉस ए। ठीक है, आपका एक कॉस से एक कॉस सिंप्लीफाई होगा और एक साइन से एक साइन सिंप्लीफाई होगा। फाइनली आपके पास बचेगा कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। अभी हम क्या करते हैं, आरएचएस उठा लेते हैं। आरएचएस अपने पास है, आरएचएस, आरएचएस अपने पास है 1/tan ए प्लस कॉट ए, tan ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो tan ए को हम साइन बाई कॉस के रेशियो में लिख सकते हैं, 1/sin ए बाई कितना,
कॉस ए और प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए बाई कितना साइन ए। ठीक है, यहाँ पर हो जाना है आपका कितना 1 अपान, यहाँ पर देखिए कॉस ए साइन ए अगर एलसीएम कर लें तो हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस से कॉस कैंसिल आउट होगा, साइन का साइन में गुणा अगर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन से साइन कैंसिल आउट, कॉस का कॉस में गुणा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और ये पलट के ऊपर जाएगा, तो जब ऊपर जाएगा तो बनेगा अपने पास कॉस ए इंटू साइन ए अपान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1। तो यहाँ पर आपके पास हो जाना है कॉस ए इंटू साइन ए। अभी देखिए क्या आपका RHS आपके LHS के बराबर है, आप कहेंगे बिल्कुल, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि आपका LHS बराबर है किसके, RHS के, इस हिसाब से आपकी ये सवाल क्या होती है, प्रूफ होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और नेक्स्ट प्रश्न इसी का अथवा वाला प्रश्न है। अगर अथवा की बात करें तो आपसे हाइट एंड डिस्टेंस से प्रश्न पूछा है, कहा है कि एक 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं, एक एक लाइन पढ़ते हैं और एक एक लाइन का हम लोग फिगर बनाते हैं। तो क्या कह रहा है कि एक 15 मीटर ऊंचा एक भवन है, तो 15 मीटर हमने क्या किया, एक ऊंचा भवन बना दिया। ये क्या है आपका भवन है भाई। ठीक है, 15 मीटर ऊंचे एक भवन से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण, जब आप भवन के शिखर पर खड़े होके देख रहे हैं टावर को तो उन्नयन कोण बन रहा है, इसका मतलब जो टावर होगा आपका वो क्या होगा, आपके भवन से बड़ा होगा। तो ये हमने क्या बना दिया, टावर बना दिया। क्या बनाया, टावर। ठीक है, यहाँ से जब आप देखते हैं तो उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनता है। चूंकि आप हाइट पे बैठे हैं इसलिए आप अपनी आंखों के एक क्षैतिज रेखा ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, जो कि क्या होगा, आपका आधार से क्या होगा, पैरेलल होगा। यहाँ से जब आप टावर के शिखर को देखते हैं तो आपकी आंख जो होती है भाई वो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है, यानी इस एंगल को हमने अल्फा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री कह दिया। कोई दिक्कत। चलिए, उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कह रहा है कि उसी मकान के, यानी जो भवन है ना, जहाँ भवन लिखा हूँ आप चाहे तो मकान लिख दीजिए, बात एक ही है। कह रहा है कि तल से जब टावर के शिखर को देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है 60 डिग्री, यानी अभी आप शीर्ष पे थे, अभी आप तल पे आ गए हैं, और तल से जब शिखर को देखते हैं टावर का तो आपकी आंख द्वारा जो उन्नयन कोण बनता है वो बनता है कितने का, तो आप कहेंगे 60 डिग्री का। ठीक है, चलिए ये आपका बन जाएगा कितने का, 60 डिग्री का। हालांकि लाइन थोड़ी सी स्ट्रेट नहीं बन रही है, आप इसके लिए स्केल यूज कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि मैं प्रयास कर रहा हूं कि बेहतर बने। ये एंगल आपका दिया गया है कितना, बीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, कह रहा है कि टावर की ऊंचाई तथा मकान से टावर की दूरी ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं कि टावर की जो ऊंचाई है वो आपकी कितनी है, एच है, और मकान और टावर के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका कितना है, यक्स है। यही एच और एक्स आपसे प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसका नाम दे देते हैं। ये मान लेता हूं ए है, ये आपका बी है। ठीक है, और ये पॉइंट आपका क्या है, सी है। इसको आप डी कह दीजिए और इसको ई कह दीजिए। ठीक है, ई को थोड़ा सा अंदर ही बना देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अभी कह रहा है कि आप हाइट बताइए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे उपरोक्त चित्र से, या उपरोक्त चित्र में, अगर उपरोक्त चित्र में हम बात करें तो क्या क्या डिटेल्स आप बनाए हैं वो थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर देंगे, ज्यादा बेटर होगा। एडी आपका क्या है, एडी इज इक्वल्स टू 15 मीटर, जो कि आपका रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मकान को। ठीक है, ये आपका मकान है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें आपका बीसी, बीसी टावर है, बीसी क्या है, टावर है, जिसकी ऊंचाई हमने एच माना है।
ठीक है, h माना है। और AB क्या है, AB इज इक्वल्स टू x, ये भी हमने माना है। और AB क्या है, आपका AD मकान और BC टावर के बीच का डिस्टेंस है यक्ष, ये भी हमने क्या किया है, माना है, अज्यूम किया है। कोई दिक्कत, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। एक चीज बताइए, क्या AB बराबर DE होगा, क्योंकि आपका AD और BC पैरेलल है। तो यहां से हम लिख सकते हैं तथा AB इज इक्वल्स टू जो होगा आपका CD के बराबर होगा x। और इसी प्रकार से हम कह सकते हैं क्या, कि जो AD होगा वो आपका BE के बराबर होगा। AD बराबर BE, ये आपका होगा कितना, x नहीं 15, ठीक है, मकान की हाइट के बराबर होगा 15 मीटर, ठीक है। अच्छा, एक डिटेल आपकी और निकल के आई कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा वो भी मकान के बराबर होगा 15 मीटर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या बताइए आप EC की वैल्यू बता सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल, पूरा का पूरा BC था 15, जिसमें से पूरा का पूरा BC था H, जिसमें BE आपका 15 है। तो EC आपका हो जाएगा H में से 15 माइनस कर दीजिए, H माइनस 15 मीटर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। ध्यान दीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस में जो आपका मेन इंपॉर्टेंट चीज बनता है ना, वो आपका फिगर बनता है। अगर आपने फिगर को अच्छे से बना लिया, प्रश्न को अच्छे से पढ़ के समझ लिया कि आपसे क्या पूछ रहा है, तब हाइट एंड डिस्टेंस आपके बिल्कुल चुटकियों का गेम होना है। बात समझ पाए क्या? चलिए अब सवाल को लगाते हैं। यहाँ पर देखिए, तो आपके पास दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो आपके पास समकोण त्रिभुज DEC और DEC बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज DEC में ही बात कर लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज DEC में अगर बात करें, तो DEC में आपको अल्फा पता है कितना, 30 डिग्री, बोलिए हाँ कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल। और अगर मैं बात करूं, अल्फा 30 डिग्री है और एंगल E आपका क्या है, समकोण है। तो यहाँ पर क्या लगा सकता हूँ मैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा सकता हूँ। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किसका लगाऊंगा, tan अल्फा का। क्योंकि हम जानते हैं tan अल्फा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब की बात करूं तो अल्फा के सामने की भुजा लंब होगी, जो कि आपका CE है। और आधार की बात करूं तो आधार आपका DE है। बोलिए हाँ कि नहीं। और यहाँ से tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ CE कितना, CE आप कहेंगे H माइनस 15 है, H माइनस 15 है। और DE की बात करूं, DE बोले तो DE कितना है, यक्ष के बराबर है, ठीक है। DE कितने के बराबर है, यक्ष के बराबर, क्योंकि आपने ऑलरेडी बोला है कि AB जो होगा ना, ए AB वो DE के बराबर होगा। यहाँ माफ कीजिएगा, CD लिख दिया गया है, DE के बराबर होगा, ठीक है। AB जो होगा DE वो यक्ष होगा, ठीक है। तो H माइनस 15 बाई एक्स हो गया। tan 30 हम जानते हैं 1/√3 के बराबर होता है। और ये हो जाएगा आपका H माइनस 15 बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्ष का एक में गुणा करेंगे, यक्ष कर्णम यक्ष बराबर हो जाएगा √3 मल्टीप्लाइड बाई H माइनस 15, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट जनरेट हो गया। इसी प्रकार देखिए, आपको एक दूसरा भी त्रिभुज दिख रहा है जो कि समकोण है आपका ACB, ठीक है, ACB है, ठीक है। अगर ACB की बात करें तो ACB में आपको बीटा पता है, क्या पता है, बीटा। तो अगर हम बात करें समकोण त्रिभुज ACB में, अगर ACB में बात करें भाई, तो बीटा आपको पता है कितना, 60 डिग्री। एंगल B आपको पता है कितना, 90 डिग्री। यहाँ पर फिर से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाइए tan का, तो tan ऑफ बीटा बराबर मैं जानता हूँ लंब बटे आधार होगा। और इस बार लंब क्या होगा, बीटा के सम्मुख भुजा, बीटा की सम्मुख भुजा आपकी है BC। और आधार की बात करूं तो आधार है आपका AB, ठीक है। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं
tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं BC है आपका H, BC कितना है H, और आधार AB यक्ष है, tan 60 √3 होता है, ठीक है, और H/X, तो यहाँ से हम कह सकते हैं H इज इक्वल्स टू आपका बराबर हो जाएगा √3x के, ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। अभी √3x की जो वैल्यू है ना, यानी H की जो वैल्यू है वो आप पुट कर दीजिए कहाँ पर, समीकरण 1 में, ठीक है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए, लिखेंगे समीकरण, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, लिखेंगे H बराबर √3x समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख दीजिए। समीकरण 1 आपका है x इज इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाइड बाई h, और h की जगह हम कितना रखेंगे बताइए, √3x माइनस 15, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल्स टू √3 कितना, आप कहेंगे 3x, और यहाँ से माइनस का 15√3, तो ये हो जाएगा भाई आपके पास। तो 3x ऑलरेडी इधर है, प्लस x का साइड चेंज करेंगे, -x बराबर 15√3, कोई दिक्कत। तो 3x में से 1x घटेगा, आप कहेंगे 2x बराबर 15√3, तो यक्ष बराबर कितना हो जाएगा, यक्ष बराबर आपका हो जाएगा 15√3/2, ये हो गया आपकी यक्ष की वैल्यू। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यच की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हम क्या जानते हैं, यच जो होगा आपका वो √3x के बराबर है, बोलिए हाँ कि नहीं, √3x के बराबर है। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो h होगा आपका √3, और x की बात करूं, x आपका कितना निकल के आया है, तो आप कहेंगे 15√3 कितना 2, तो h बराबर हो जाएगा 15√3, और √3 का गुणा 3, और 15×3 45, 45/2 को आप लिख सकते हैं 22.5 मीटर, 22×2 = 44, 1 45 ना 22.5 मीटर। तो यही दोनों बातें आपसे पूछा था कि आप टावर की हाइट बताइए और मकान एडी और टावर बीसी के बीच का डिस्टेंस बताइए। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है पांचवा प्रश्न कह रहा है कि एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे कैसे हैं, अर्धगोलाकार हैं। इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। ठोस का भार ज्ञात कीजिए यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार 4.5 ग्राम है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम करते हैं, फिगर बना लेते हैं। करा कि एक ठोस धातु के बेलन, तो सबसे पहला काम करते हैं, एक बेलन बना लेते हैं। तो ये मैंने क्या किया, एक बेलन बनाया, ठीक है, ये हमने एक बेलन बना लिया, ठीक है। आगे कह रहा है कि बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। जो दोनों सिरे हैं वो कैसे हैं, अर्धगोलाकार हैं। तो यहाँ पर हम अर्धगोलाकार शेप दे देते हैं, ठीक है। फिगर आप समझते रहिएगा, अर्धगोलाकार है, और इसकी संपूर्ण ऊंचाई आपकी 19 सेंटीमीटर। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो ओवरऑल हाइट है इसका, वो कितना है, तो आप कहेंगे 19 सेंटीमीटर है, 19 सेंटीमीटर। तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर। व्यास मतलब यहाँ पर आपको व्यास पता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको पता है 7 सेंटीमीटर है। इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार 4.5 ग्राम है, तब आपसे ये पूछा गया है। अगर मैं आपसे पूछूं इस ठोस को बनाने के लिए क्या क्या यूज हुआ है, तो आप कहेंगे एक बेलन यूज हुआ है तथा 2 अर्धगोले यूज हुए हैं। आप कैसे लगाएंगे इसको समझिएगा।
यहाँ पर अगर हम अर्धगोलीय भाग की बात करें, अर्धगोलीय भाग के लिए, अर्धगोलीय भाग के लिए, अगर हम अर्धगोलीय भाग के लिए बात करें तो मुझे चाहिए क्या, रेडियस। और हम जानते हैं कि व्यास पता है, व्यास डी बराबर पता है 7 सेंटीमीटर। आप कहेंगे आपको व्यास अर्धगोले का कहाँ पता है, आपको पता तो बेलन का है। तो भाई ध्यान दीजिए, ये जो इनके सिरे हैं इसी पर अर्धगोला बना है, तो ये इसी पर अध्यारोपित है। तो जितना व्यास आपके बेलन के आधार का होगा उतना ही व्यास आपके अर्धगोलों का होगा। ठीक है, तो डी बराबर 7 सेंटीमीटर, इसलिए आपकी त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या जो होगी वो हो जाएगी D/2, यानी कि 7/2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? आप जानते हैं अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, आप बताइए अर्धगोले का आयतन आपको क्या पढ़ाया गया है? तो अर्धगोले का आयतन आप जानते हैं 2/3 पाई r क्यूब। तो 2/3 को 2/3 रहने देते हैं, पाई को पाई रहने देता हूँ, और आर की बात करूँ तो आर हो जाएगा आपका 7/2 गुना 7/2 और गुना 7/2, क्यूब कर दिया। एक दो से आपका एक दो कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर बचा आपके पास क्या, 7×7 = 49, 343, 343 पाई बटे 3×4 = 12, 3×4 = 12 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका आया? ये आपका ऊपर वाले गोले का आयतन निकल के आया। अगर हम लिखें दोनों अर्धगोलीय भाग का, ठीक है, क्योंकि दोनों अर्धगोले क्या है आपके, सेम है, तो दोनों अर्धगोलीय भाग का आयतन, दोनों अर्धगोलीय भाग का आयतन, अगर दोनों अर्धगोलीय भाग के आयतन की बात करूं तो आप कहेंगे 2 गुना एक अर्धगोले का आयतन, और एक अर्धगोले का आयतन हमने निकाला है 343 पाई बटे 12, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 2 × 2, 2 × 12, तो आप कह सकते हैं 343 बटे 6 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरीके से आप बेलन का निकाल लीजिए। अगर बेलन के लिए बात करें हम, बेलनाकार भाग के लिए, तो बेलन के लिए आपको क्या पता है बताइए? बेलन के लिए आपको ज्यादा डिटेल्स नहीं पता है, और बेलन पर आपका कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। बेलन की आपको चाहिए हाइट, और हाइट तो आपको पता ही नहीं है। तो हाइट नहीं पता है, एक चीज बताइए कि 3.5, 7/2 को आप 3.5 ही तो बोलेंगे, 3.5 सेंटीमीटर रेडियस आपके अर्धगोले का इधर, और 3.5 सेंटीमीटर रेडियस इधर, तो कुल कितना हो गया? आप कहेंगे भाई 3.5 और 3.5 7 हो जाएगा, हाँ कि नहीं? तो 19 में से 7 घटेगा तो आपका बचा जो हाइट है वो किसका है? बेलन का है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो यच होगा वो आपका 19 - 7 यानी कि 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और यही यच इसमें आपका कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो अगर मैं हाइट की बात करूं, बेलन के हाइट की, तो हाइट हो जाएगा आपका 19 - 2 गुना 7/2, यानी दोनों अर्धगोलीय भाग की त्रिज्याओं का 2 गुना करके आप घटा दीजिए, तो 19 में से 7 घट जाएगा 12 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या आपको पता ही है 7/2 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, तो जो बेलन का आयतन होगा वो होता है कितना? पाई r² h। पाई की बात करूं तो पाई की वैल्यू को पाई ही रखूंगा, आर स्क्वायर बोले तो आर स्क्वायर 7/2 का स्क्वायर, तो 7×7 = 49 और 2 का स्क्वायर 4, और एच की बात करूं तो एच आपके पास है 12, और यहाँ से हो जाएगा 4×3 = 12। तो बेलन का जो आयतन आ गया 49 × 3 कर लीजिए, 3×9 = 27, 7 हासिल 2, और 3×4 = 12, 2 = 14, 147 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या आ गया? अर्ध बेलन का आयतन आ गया। अतः पूरे ठोस का अगर हम आयतन की बात करें, अतः संपूर्ण ठोस का आयतन, संपूर्ण ठोस का आयतन, का आयतन
तो संपूर्ण ठोस का आयतन क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन हमने निकाला है 147 पाई, और ठोस दोनों अर्धगोलीय भाग का आयतन हमने निकाला है 343 बटे कितना, 6 पाई। ठीक है, 6 पाई इतना हो गया। अगर यहाँ से मैं पाई को कर लूँ कॉमन, पाई को कर लूँ कॉमन, तो अपने पास बचेगा कितना, 147 प्लस 343 बटा 6। और 343 बटे 6 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आप कहेंगे 6 सते 42, 2 हासिल 4, और 6 चौके 24, 24 4 28 हासिल 2, और 6 कम 6 2 8। ठीक है, 882 में आपको जोड़ना है 343। तो जब ऐड करेंगे 3 2 5, 8 4 12, और 8 3 11 1 12, 1225। तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा 1225 पाई बटे 6 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया। ठीक है। अभी कह रहा है कि आपको न संपूर्ण धातु का भार बताना है, और आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार जो है वो 4.5 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार कितना है? 4.5 ग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः संपूर्ण धातु का या संपूर्ण ठोस का भार, संपूर्ण ठोस का भार भार बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1225 बटे 6 पाई। पाई का मान अभी चाहें तो आप 22/7 रख दीजिए, और देखिए क्या 7 से सिंप्लीफाई होगा क्या। 7 एक अन्नम 7 5 12, 7 7 49, 7 5 35, बिल्कुल 7 से ये सिंप्लीफाई होगा। और 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू को हम रखेंगे कितना, 4.5। अभी ये जो आपका किस में था, ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में था, अब कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ग्राम में। चलिए 7 से सिंप्लीफाई करिए। 7 से जब सिंप्लीफाई करेंगे, 7 एक अन्नम 7 5 12, 7 सता 49, 3 52, और 7 पचे 35। ठीक है, 7 5 12 1 13, 3 से तो कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, इसको 2 से कट करिए, 2 3 6, और 2 ग्राम में 22। 3 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 15 में 45। अब आपका सिंपल सा काम है, आप इसको गुणा करके कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे करेंगे समझिए। 11 का अगर 175 में गुणा करूं तो 11 पचे 55, 5 हासिल 5, 11 सते 77, 5 82, 2 हासिल 8, और 11 एक कम 11 8 19। 1925 का गुणा कर में गुणा लगाएंगे किससे, 15 से। 15 से ही कर दीजिए आप डायरेक्टली। अगर 15 से करेंगे, 15 पचे 75, 5 हासिल 7, 15 दूनी 30, 7 37, हासिल 3, 15 नवैया 135, और 135 में 3 जोड़ूंगा 138, हासिल 13, और 15 एक कम 15 13 28, 15 13 28, और एक डिजिट पे आपका दशमलव लग जाना है, क्योंकि 1.5 से आपने गुणा किया था। तो ये आपका हो गया 2887.5 ग्राम। अगर आप इसको किलोग्राम में लिखना चाहें तो आप जानते हैं 0.3 डिजिट आपका लेफ्ट हैंड साइड खिसकेगा, तो ये अप्रोक्सीमेट 2.8875 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, या इसी को आप अप्रोक्स 2.9 केजी लगभग लिख सकते हैं, जैसा आपका मन हो, जैसा आपका आंसर हो। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा, यानी जो आपका संपूर्ण ठोस बनेगा वो लगभग 2.9 किलोग्राम का होना है। चलते हैं इस सेट का लास्ट प्रश्न लेते हैं, और लास्ट प्रश्न की बात करूं तो लास्ट प्रश्न आपका कह रहा है, क्या कह रहा है सुनिए ध्यान से। कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं, और इस वृत्त का सेंटर, अगर मैं कहूँ सेंटर आपका ओ कह देता हूँ, और एक जीवा, जीवा आप जानते हैं वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आपकी क्या कहलाती है, जीवा। और जीवा जो है ये केंद्र पर 60 डिग्री का कोण जनरेट करती है, बनाती है, ये आपका 60 डिग्री गिवन है। ठीक है, इतना कहा था, इतना हमने फिगर में बनाया। फिर आगे कह रहा है कि संगत
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये जो कलर पार्ट मैंने किया है, आपको इसी का क्या करना है, एरिया बताना है, ठीक है। हालांकि फिगर थोड़ा सा छोटा हो गया है, लेकिन आप समझेंगे तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको समझा ले जाऊं। एक बात आप मुझे बताइए, एक बात आप मुझे क्या बताएंगे कि जैसे आपके पास कोई एक त्रिभुज है मेरे भाई, ठीक है, ये त्रिभुज है और ये एंगल आपको पता है कितना, 60 डिग्री का। और ध्यान दीजिए, क्या ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी? आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये क्या है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल है। और आप जानते हैं कि रेडियस, एक ही वृत्त का जो रेडियस होता है वो हमेशा सेम होता है। और हमने एक प्रमेय पढ़ा है त्रिभुज में कि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अगर ये आपका थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यानी आप कहेंगे थीटा प्लस 60 डिग्री जो होगा वो आपका 180 डिग्री के बराबर होगा। तो थीटा थीटा, दो थीटा बराबर 180 में से 60 घटेगा 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। यानी थीटा आपका 60 आ गया, ठीक है। तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। कहने का मतलब जो आपका ट्राइंगल बनेगा, अगर इसको मैं ए और इसको बी कह दूं, तो जो आपका ट्राइंगल ओ ए बी है वो आपका क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, यानी समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। कैसा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। और समबाहु त्रिभुज का एरिया मैंने आपको सिखाया है क्लास 9th में, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, जहाँ ए क्या है, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा का मान है, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे सवाल में। तो सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ कि ये पूरा जो त्रिज्यखंड है ओ ए बी ओ, इसका क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। और एरिया ऑफ त्रिज्यखंड आपको फार्मूला सिखाया गया, θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं, हम निकाल लेते हैं चित्र से, चित्र से त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। अगर ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल हम निकालें तो कैसा है, त्रिज्यखंड है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम जानते हैं θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू क्या है, आप जानते हैं थीटा आपको पता है 60 डिग्री का एंगल अंतरित करती है ना। तो यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणे पाई, को पाई एज इट इज रहने देता हूँ। और आर की बात करूं तो आर आपका कितना है बताइए, आर आपको दिया है 15 सेंटीमीटर, तो 15 गुणे 15 कर दिया, ठीक है। एक जीरो से आपका एक जीरो सिंप्लीफाई हो गया। और यहाँ पर अगर बात करें तो 6×6 = 36, यानी 6 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करें 3 से तो 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, यानी 15 पचे 75 बटे 2 पाई, 75 पाई बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया। अगर आप गौर से देखें ना तो आपका ये वाला एरिया आया है। मैं आपको थोड़ा सा ना फिगर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 6 नंबर का प्रश्न है, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं भाई, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा ये वाला शेप निकल के आया है, ठीक है। ये अगर इसके एरिया की बात करूं तो ये आपका 75 पाई बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने निकाला। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक किया आपने, ठीक है। समझिए, अभी अगर मैं इस वाले एरिया से ना आपका ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, इस वाले एरिया को मैं क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो क्या आपका एरिया ऑफ लघु वृत्तखंड पता चल जाएगा क्या? बोलिए हाँ कि नहीं, एरिया ऑफ लघु वृत्तखंड पता चल जाएगा क्या? ये वाला पार्ट पता चल जाएगा क्या? आप कहेंगे बिल्कुल, और इसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको एक आइडिया लगा कि यार सबसे पहला काम करते हैं कि समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे समबाहु त्रिभुज,
समबाहु कैसे हुआ ये मैं आपको बताया अभी, ठीक है? तो इसलिए ये बात को ना मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, और अगर आप एग्ज़ाम में ये बात एक्सप्लेन करेंगे, तो आपका एग्ज़ामिनर भाई ना आपसे खुश हो रहा है, ठीक है? और फिर आपके नंबर ना कंप्लीट रहेंगे, हालाँकि कंप्लीट तो नंबर रहेंगे, ठीक है? समबाहु त्रिभुज ओएबी में अगर मैं बात करूँ, तो ए बराबर आपका यानी भुजा, भुजा क्या हो जाएगी? तो भुजा जो हो जाएगी वो आपकी रेडियस के बराबर हो जाएगी। भुजा आर बराबर कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। बोलिए हाँ कि नहीं? और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर हो जाना है, का क्षेत्रफल। ये बात ना मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको ऑलरेडी नोट कर लिया होगा, और जो बातें आपको बताई जा रही है ना, वो कायदे से समझ में आ रही होंगी। और ध्यान दीजिएगा, ये मैथमेटिक्स है मेरे भाई, अगर आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे ना, तो ये आपके साथ नहीं रहेगी, साथ छोड़ देगी। तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इंटू साइड, साइड बोले तो आर स्क्वायर, आर का मतलब 15 गुना 15, ठीक है? ये हो गया। अभी अगर मैं इसको लिखूं तो 15 15 में कितना? आप कहेंगे 225। 15 15 में 225 बटे 225 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया। अभी मुझे ना तो एरिया ऑफ त्रिज्यखंड ओ ए बी ओ की जरूरत थी, ना तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ओ ए बी की जरूरत थी। ये तो हमने अपना काम बनाने के लिए कि मुझे वृत्तखंड ए बी ए का क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है? अतः हम कह सकते हैं अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो कि क्या है? ए बी ए है। ए बी ए मतलब ये आपका ए था, ये आपका बी था, यहाँ से यहाँ तक, और इसका क्षेत्रफल हमको चाहिए, ठीक है? तो ए बी ए का क्षेत्रफल की अगर बात करूं, तो पूरे त्रिज्यखंड में से मैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया को माइनस करूंगा। तो पूरे वृत्तखंड का क्षेत्र, पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका था 75 पाई/2। बोलिए कोई दिक्कत? और में आपको घटाना है कितना? 225 √3/4। एक काम मैं कर सकता हूँ कि 2 से गुणा इधर कर दूं, और 2 से गुणा इधर कर दूं, तो फायदा क्या होगा? आपका हर सेम हो जाएगा। तो 75 दूनी कितना? आप कहेंगे 150 पाई/4, और माइनस 225 √3/4। तो जो आपका आंसर हो जाना है, ध्यान दीजिए, अगर दोनों में मैं बात करूं तो 25 कॉमन है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल। 25/4 को अगर हम कॉमन कर लें, तो अपने पास बचेगा कितना? 25 छक्का 150, और 25 नवैया 225 होता है, ठीक है? 25 नवैया 225। हालांकि अगर इस हिसाब से बात करें, तो देखिए 25 छक्का 150, ठीक है, और 25 नवैया 225, 9√3, 9√3, ये आपका हो जाएगा। चाहे तो आप इन दोनों में से 3 भी कॉमन कर सकते हैं, 75 कॉमन हो जाएगा फिर, ठीक है? 75, हालांकि 25 नहीं, 75 कॉमन कर लीजिए, ज्यादा बेटर होगा। तो कैसे समझिएगा, यहाँ पर 25 की जगह ना मैं 75 कॉमन कर लेता हूँ। तो जब 75 कॉमन करेंगे, तो यहाँ पर 75/4 कॉमन करेंगे, तो 75 दूनी 150 यानी 2 पाई बचेगा। और 75 जब कॉमन करेंगे, तो 5 सते 35, कितनी बार जाएगा बताइए? 75 दूनी 150, 75 तिहैया 3√3 बचेगा, ठीक है? 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे तो आप कैलकुलेट कर लें, या मेरी माने तो यहीं पर छोड़ दें, आपको पूरे के पूरे नंबर आपके मिल जाने हैं। उम्मीद करते हैं कि जो प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे थे, उस प्रैक्टिस सेट के सारे प्रश्नों पर आपकी अच्छी पकड़ बनी होगी, और आप इन सारे प्रैक्टिस के जितने भी प्रश्न थे, जो कि आपकी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, हूबहू तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये है कि आपका
मैटर ना आपका मैटर इसी तरीके से बनेगा, ठीक है? प्रश्नों की प्रकृति सेम रहनी है, तो एग्ज़ाम का बिल्कुल भी लोड ना लीजिए। अभी जो आपके पास टाइम पीरियड बचा है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, उसमें आप लगन के साथ तैयारी करिए। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ कि आपका एग्ज़ाम बेहतर हो, आपकी तैयारी सफल हो। आज की क्लास को देता हूँ विराम, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।